हेलो गाइस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। हम रिफ़ंड कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने पेमेंट्स देखी थी कि अगर हमने रिटर्न भरी है तो उसकी अगर हमने पेमेंट करनी है तो कैसे करनी है। और ये चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि अगर हमने कोई टैक्स भरा और उसका अमाउंट हमने गलती से ज़्यादा भर दिया या रोंग पे कर दिया, मतलब अगर हमने CGST पे करना था SGST और हमने IGST पे कर दिया, तो उसके लिए हम रिफ़ंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम रिफ़ंड के बारे में क्लेम करेंगे कि अगर हमने ज़्यादा पे कर दिया तो वापसी का क्लेम कैसे करेंगे, या रोंग टैक्स पे कर दिया, CGST SGST की जगह IGST पे कर दिया तो हम उसको क्लेम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम इसका देख रहे हैं मीनिंग क्या लिख रखा है। देखो, यूजुअली व्हेन द GST पे इज़, मीनिंग क्या होगा मैंने आपको बेसिकली हिंदी में जो बताया वही लिख रखा है, सो प्लीज़ केयरफुली पढ़िएगा। यूजुअली व्हेन द GST पे इज़ मोर देन GST लाइबिलिटी, जब हम GST जो हम टैक्स पे करते हैं पे इज़ मोर देन जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उससे हमने ज़्यादा पे कर दिया, अ सिचुएशन ऑफ क्लेमिंग GST रिफंड अराइजेज, तब हमारी कौन सी सिचुएशन अराइज होती है कि हम अब क्लेम कर सकते हैं। अंडर GST द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अ रिफंड, Under GST, the process of claiming a refund is standardized to avoid confusion. GST के अंदर इसका एक प्रोसेस है ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, बाद में रिफ़ंड का अमाउंट भी पड़ा हो और हमें करे कि एडजस्टमेंट वगैरह कर दो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक ईजी सा प्रोसेस प्रिपेयर किया गया है। द प्रोसेस इज़ ऑनलाइन, ये एक प्रोसेस है जो ऑनलाइन होता है, और एंड टाइम लिमिट हैव ऑल्सो बीन सेट फॉर द सेम, और इसके लिए एक टाइम लिमिट भी सेट की होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम हमारा जो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं GST रिफंड। हाउ टू कैलकुलेट GST रिफंड, लेट्स मेक अ सिंपल केस ऑफ एक्सेस टैक्स पेमेंट मेड। देखो, मिस्टर B GST लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज़ 50,000। मिस्टर B की जो लाइबिलिटी थी मंथ की सितंबर तक की 50,000 थी, बट ड्यू टू मिस्टेक मिस्टर B को क्या लगा कि वो 5 लाख है। मिस्टर बी मेड अ GST पेमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज़। मिस्टर बी ने 5 लाख पे कर दी, उन्हें इसको 5 लाख रीड कर लिया गलती से, तो उनको लगा 5 लाख है, उन्होंने पे कर दिया। नाउ मिस्टर बी हैज़ मेड एन एक्सेस GST पेमेंट, तो मिस्टर बी ने 4.5 लाख मतलब 4,50,000 की पेमेंट ज़्यादा कर दी। 5 लाख की पेमेंट की ना उन्होंने, तो 50,000 बनते थे, 4,50,000 की पेमेंट ज़्यादा कर दी, विच कैन बी क्लेम एज अ रिफ़ंड बाय हिम, तो उसको वो चाहे तो रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द रिफ़ंड इज़ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, और इसको रिफ़ंड हम अगले जिस दिन को ये पेमेंट हुई है उसके बाद 2 साल तक क्लेम कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। हम इसके लिए सिर्फ हमारे पास 2 साल का टाइम पीरियड होता है। टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग द रिफंड इज़ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, उसके बाद है हाउ टू क्लेम GST रिफंड। हम GST रिफंड को क्लेम कैसे कर सकते हैं। हाउ, द रिफंड एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड इन फॉर्म, जो हमारी रिफ़ंड की एप्लीकेशन है वो एक फॉर्म में होती है, फॉर्म RFD01, और इसको हम विद इन 2 years फ्रॉम रेलिवेंट डेट के अंदर फिल करके अप्लाई कर सकते हैं कि हमें हमारा रिफ़ंड चाहिए। फॉर्म शुड ऑल्सो बी सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब जो हमारा फॉर्म है उसको हमारे अकाउंटेंट या CA ने भी वेरीफाई किया होना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि अगर हमारे अकाउंट में से ये पैसे गए हैं तो CA को तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना भाई, कि हम क्लेम कर रहे हैं रिफ़ंड के लिए, इतना पैसा हमारे खाते में अब आना है। ठीक है ना, तो ये हमारा बेसिक छोटा सा मीनिंग था रिफ़ंड का, छोटा नहीं था बड़ा ही था, पर ये एक मीनिंग का हो गया, ये उसकी एग्जांपल होगी। और ये हाउ कैसे क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म होता है फॉर्म RFD01। ठीक है, और विद इन 2 years तक हम इसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास सिचुएशंस रिफ़ंड कैन बी क्लेम। किस किस सिचुएशन में हम रिफ़ंड को क्लेम कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हम हमारे रिफ़ंड को क्लेम कर सकते हैं। वेरियस सिचुएशंस फॉर रिफ़ंड क्लेम। फर्स्ट है रिफ़ंड ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब से GST अप्लाई हुआ है गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि अगर हम कोई भी अपनी आउट ऑफ द कंट्री सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, ताकि हमारा बाहर के शहरों में माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके और हमारी इंडिया की ग्रोथ हो। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है तो वो निल रेटेड होएगी। ठीक है, उसी के ऊपर जो
सप्लायर है उसको तो लॉस हो रहा है ना, रिफंड ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाई। अब जो उसने ज़ीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट किया है माल, जिसके ऊपर टैक्स बनता था पर एक्सपोर्ट करते वक्त उसने नहीं लगाया, वो उस टैक्स को रिफंड मांग सकता है ना। इन दैट सिचुएशन वो रिफंड क्लेम कर सकता है। देखो, वन ऑफ द मेजर कैटेगरी अंडर विच क्लेम फॉर रिफंड में अराइज वुड बी ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड। ये एक मेजर कैटेगरी है जिसमें हम क्लेम कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि एक्सपोर्ट करते वक्त हम माल के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज़ कंसीडर्ड एज अ ज़ीरो रेटेड सप्लाई। जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो हम ज़ीरो रेट मतलब ज़ीरो टैक्स पे सप्लाई कर रहे हैं। जीएसटी विल नॉट बी लिवाई, जीएसटी टैक्स है वो उसके ऊपर लिवाई नहीं होता ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन अकाउंट ऑफ ज़ीरो रेटेड ऑफ सप्लाईज। तो अगर वो ज़ीरो रेटेड सप्लायर सप्लाई कर रहा है, दी सप्लायर विल बी एबल, सप्लायर इसके लिए एबल है कि वो क्लेम कर सकता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, तो वो उस सिचुएशन में क्लेम कर सकता है कि मेरे को जो मैंने चीज़ें सप्लाई की हैं उनके ऊपर टैक्स चाहिए, क्योंकि मेरे को आगे गवर्नमेंट को पे करना होता है तो मेरे पास होना चाहिए। बेसिकली वो रिफ़ंड क्लेम करेगा क्योंकि उसको आगे पे करना है। वो ऑब्वियस ही बात है अपनी पॉकेट में से इतना अमाउंट नहीं पे करेगा ज़ीरो रेटेड सप्लाई की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोविजनल रिफंड इन केस ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई। अगेन ज़ीरो रेटेड सप्लाई है बट इसके ऊपर प्रोविजनल रिफंड है। देखो क्या लिख रखा है, जीएसटी लॉ ऑल्सो प्रोवाइड, और इसके बेसिस पे प्रोविजनल रिफंड हमें जो रिफ़ंड करता है, मतलब गवर्नमेंट जो हमें रिफ़ंड देती है उसमें से गवर्नमेंट हमें 90% रिफ़ंड कर देती है टोटल का, और जो 10% बच जाता है उसको बाद में करती है हमें सेंड। ठीक है, देखो जीएसटी लॉ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड ऑफ 90% ऑफ टोटल रिफंड। तो हमें वो 90% टोटल रिफंड का 90% हमें रिफंड ग्रांट कर देती है, और 10% रिफंड प्रोवाइड लेटर, बाकी 10% हमें बाद में प्रोवाइड करती है। प्रोविजनल रिफंड, जो प्रोविजनल रिफंड होता है वो हमें कितने दिनों में पे करना होता है, वुड बी पे विद इन 7 डेज आफ्टर गिविंग द एक्नोलेजमेंट। जब हमें एक्नोलेजमेंट मिल गई उसके विद इन 7 डेज हमें वो रिफंड पे करना होता है, और एक्नोलेजमेंट भी हमें विद इन वुड बी इशू विद इन अ पीरियड ऑफ 3 डेज। 3 डेज़ के अंदर एक्नोलेजमेंट इशू हो जाती है। बाकी केसेस में मोस्टली मेरे हिसाब से 14 दिन लगते हैं एक्नॉलेजमेंट को इशू होने में, बट ये हमारा ज़ीरो रेटेड सप्लाई है और एक्सपोर्ट से रिलेटेड सप्लाई है तो देन इसमें 3 डेज़ में काम हो जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सिचुएशन बनती है पेमेंट ऑफ रॉन्ग टैक्स। अगर हम कोई रॉन्ग टैक्स पे कर देते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पॉइंट बताया था वही लिख रखा है यहाँ पे भी, अंडर जीएसटी इट माइट हैपन दैट द टैक्सेबल पर्सन में पे इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब आईजीएसटी पे कर दिया उसने इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी की जगह उसने आईजीएसटी पे कर दिया, देन वो क्लेम कर सकता है कि भाई मेरे को मेरा टैक्स वापस करो। ठीक है, देन क्लेम बाय अ पर्सन हु हैज़ बोन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। उस बंदे ने क्लेम किया है, क्लेम के लिए अप्लाई किया है जिसकी वजह से वो क्लेम हुआ था। इन क्लेम बाय अ पर्सन हु हैज़ बोर्न, जिसने उसको जन्म दिया, मतलब उस इंसिडेंस को जिसकी वजह से वो हुआ था, गलती हुई थी, उसी वही क्लेम के लिए अप्लाई कर रहा है। एनी टैक्स कलेक्टेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, कोई भी टैक्स कलेक्ट करता है मोर देन द टैक्स ड्यू, जितना टैक्स ड्यू था उससे ज़्यादा, ऑन सच सप्लाईज मस्ट बी क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट। तो जैसे अब गवर्नमेंट के पास ज़्यादा अमाउंट आ गया तो वो जो गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट की, अब उसने गवर्नमेंट ने अमाउंट उसको वापस देना है, उस अकाउंट बंदे के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा कि उसके गवर्नमेंट के अकाउंट में डेबिट और एप्लीकेंट के अकाउंट में सब क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट। द लॉ मेक्स एक्सप्लिसिट प्रोविजंस फॉर द पर्सन, लॉ ने एक एक्सप्लिसिट प्रोविज़न बनाई है उस पर्सन के लिए जिसने इसको बोन किया है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कि वो फाइल कर सकता है, रिफंड ऑफ क्लेम हो सकता है, उसके गलती से हुआ, उसने जानबूझ के नहीं किया। कोई जानबूझ के तो नहीं करता कि टैक्स ज़्यादा पे कर दिया या कम पे कर देना है, ठीक है ना, तो कोई जानबूझ के नहीं करता। अगर उसकी वजह से हुआ है मानते हैं, पर हो सकता है उसने गलती से किया हो। तो एनी टैक्स कलेक्ट बाय टैक्सेबल पर्सन मोर देन टैक्स ड्यू ऑन सच सप्लाईज मस्ट बी क्रेडिटेड, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, क्रेडिट सप्लाई मस्ट बी क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट हो जाएगा कि मतलब गवर्नमेंट ने उस टैक्स को पे कर दिया है। ठीक है, लॉ ने इसके लिए एक नई प्रोविजंस बनाई हैं, जिसने बोन किया है वो रिफंड के लिए फाइल कर सकता है। देन नेक्स्ट है रिफंड टू कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन।
अगर हमें रिफ़ंड करना है कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, तो उसमें क्या है देखो, कैजुअल नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैज़ टू पे टैक्स इन एडवांस। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है, हमने पीछे चैप्टर्स किए हैं, हमें पता होएगा, ठीक है। वो एडवांस में टैक्स पे करता है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है, बिकॉज वो नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का पर्सन नहीं है, कभी भी धोखा दे के भाग ना जाए, इस वजह से उससे एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है। रिफ़ंड में बिकम ड्यू, रिफ़ंड कब ड्यू होता है, जब उस पर्सन की जो लाइबिलिटी है साल के एंड में वो कम थी, बट जो उसने एडवांस में टैक्स पे किया था वो ज़्यादा था, तो उस केस में उसका रिफ़ंड क्लेम करना तो बनता है ना भाई, मैंने इतने टैक्स आपको पे किया था पर मेरी इतनी लाइबिलिटी बनी नहीं, तो बाकी का मेरे को वापस करो, वही लिख रखा है। रिफंड में बिकम ड्यू टू सच पर्सन एट द एंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन पीरियड बिकॉज द टैक्स पे इन एडवांस, जो उसने पे किया था एडवांस में बिकम मे बी मोर देन द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, जो उसकी लायबिलिटी बनी उससे ज़्यादा था, ठीक है। देन रिफंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट, और एक जीएसटी ने एक और स्यापा डाला है कि अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आता है, आउट ऑफ द कंट्री से कोई टूरिस्ट आता है और वो यहाँ से कुछ भी परचेज करता है, उसके ऊपर उसको वो टैक्स भी पे करता है, तो वो यहाँ से वापस जाने से पहले उस टैक्स को रिफंड क्लेम कर सकता है, क्योंकि हमारे जो आउट ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उसके ऊपर हम नील रेटेड कंसीडर करते हैं, तो कम से कम वो बंदा हमारे शहर में टूरिस्ट बन के 6 महीने के लिए आया होना चाहिए, देन हम रिफ़ंड का प्रोसेस उसके साथ कर सकते हैं। देखो, इंटरनेशनल टूरिस्ट परचेज गुड्स इन इंडिया में ही लिविंग द कंट्री सी रिफंड ऑफ टैक्स पे बाय दैम, तो वो उसको रिफ़ंड मांग सकता है टैक्स का जो उसने पे किया है। द टर्म टूरिस्ट हैज़ बीन डिफाइंड, तो टूरिस्ट क्या है इसमें, टूरिस्ट हैज़ बीन डिफाइंड एंड रेफर टू एनी पर्सन हु इज़ नॉट नॉर्मली, टूरिस्ट का मतलब क्या है, रेफर टू एनी वो पर्सन जो कि हु इज़ नॉट नॉर्मली अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, एंड हु एंटर इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ, जो हमारी इंडिया में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता, वो पर्सन टैक्स क्लेम कर सकता है, रिफ़ंड के लिए क्लेम कर सकता है, जो उसने प्रोडक्ट खरीदे वक्त टैक्स पे किया है, ठीक है। देन प्रोसेस है इसका फाइल करने के लिए रिफ़ंड के क्लेम को, इसका प्रोसेस छोटा सा मैंने बनाया है और इजी कोशिश की है जितना हो सके लिखूं, बुकिश लैंग्वेज तो बहुत टफ थी, तो मैंने जो हमारे गूगल साइट से देख के जो नॉर्मल होता है जो इजी लगे वही करवा रही हूँ, आई होप बेनिफिशियल होएगा ये, और ये रियल वाला है जो होता है, ठीक है। देयर इज़ एन ऑफिशियल रिफंड प्रोसेस अंडर द जीएसटी, ठीक है। फर्स्ट हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर्म टू क्लेम अ रिफंड कैन बी फाइल थ्रू दी जीएसटी एंड पोर्टल इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, तो हम फर्स्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 फिल करेंगे फॉर्म, उसके बाद हमें एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, एन एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट, हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा बाय द मीन ऑफ एसएमएस या ईमेल के थ्रू आएगा जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे एप्लीकेशन को, ठीक है। उसके बाद रिफ़ंड एप्लीकेशन, जो हमने रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन भेजी है और उसके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसको चेक किया जाएगा, प्रेजेंटेड मस्ट बी सिक्योरिटाइज्ड, उसकी सारा चेक किया जाएगा सिक्योरिटाइज और एडहेरेंट अकॉर्डिंगली विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज़, और उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर जब हमने वो फाइल किया रिफ़ंड की एप्लीकेशन, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा कि हमने जो जो इन्फॉर्मेशन उनको दी है वो सारी सही है। इफ़ अ रिफ़ंड अमाउंट स्टेटस, जो हमने रिफ़ंड का अमाउंट उनको बताया है कि हमारा इतना रिफ़ंड का अमाउंट बनता है, हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। क्रॉसेस दी प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ रिफ़ंड, और वो जो उन्होंने अपने हिसाब से लगाया था और वो जो हमने भेजा है वो दोनों मैच नहीं हुए, मतलब क्रॉस हो गया आपस में दोनों, क्रॉसेस प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ रिफ़ंड, देन द फाइल विल बी थ्रू द प्री ऑडिट प्रोसेस, देन हमारा फिर उसमें प्री ऑडिट होएगा, मतलब जो हमारे बैलेंस शीट्स ऑडिट होती है ना, तो उस अकाउंट को हमारे दोबारा ऑडिट किया जाएगा, प्री ऑडिट के प्रोसेस से गुजरेगा, क्योंकि जो हमने अमाउंट रिफ़ंड का बताया और जो उनका अमाउंट रिफ़ंड का बन रहा था दोनों में डिफरेंस है, तो वो क्या करेंगे, इस तरह के प्रोसेस को उनको थ्रो विल प्री ऑडिट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मतलब जैसे हमारी बैलेंस शीट को दोबारा ऑडिट करते हैं ना, सारा चेक करते हैं, वही प्रोसेस से गुजरेगी, ठीक है। देन जब वो भी हो जाएगा, रिफ़ंड विल बी क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिकली, जब हमने अब रिफ़ंड उसको पे कर दिया,
उसने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया। अब हमने यहाँ पे अगर सारा प्रोसेस चेक करके उसको पे कर दिया तो वो एप्लीकेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जाके। रिफंड विल बी क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिकली टू द अकाउंट ऑफ एन एप्लीकेंट थ्रू RTGS या नेफ्ट। उसके अकाउंट में जाके वो क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट जो कि हमने पे किया है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर रिफंड कैन बी मेड आफ्टर एवरी 1 क्वार्टर। उसके अलावा हम जो अगर मैंने एक बार अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार किया, तो हम उसको बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। 3 महीने में एक बार अप्लाई कर सकते हैं उस एप्लीकेशन को। ये नहीं है एक बार रिजेक्ट होगी तो दूसरे दिन फिर कर दी, नो, 3 महीने में एक बार ही अप्लाई होएगी वो, ठीक है। और जो हम अमाउंट रिफ़ंड के लिए क्लेम कर रहे हैं, एन अमाउंट लेस देन 1000 इज़ नॉट एलिजिबल। वो 1000 से कम नहीं होना चाहिए, 1000 से ज़्यादा होना चाहिए। जिसके लिए हमने इतना बड़ा पंगा लिया है वो कम से कम 1000 तो अमाउंट हो। ये नहीं है 10-20 रुपये के टैक्स के लिए हम पंगे ले रहे हैं इतने बड़े बड़े, नहीं, ठीक है। मेरी तरफ से रिफ़ंड का टॉपिक क्लियर है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में बता देना। रिफ़ंड चैप्टर के मेरे हिसाब से यही टॉपिक बनता था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा चैप्टर करते हैं, फिर उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे।